Our basic aim, to make education free and accessible. तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कार्नट इंजन। कार्नट इंजन क्या है? ये हमारे पास एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सादी कार्नोट। इसने पेश किया था 1840 में, 1840 में जो है ये डिस्कवर किया था। इसमें क्या था कि इसको एक आइडियल इंजन कहा गया था, यानी एक पहला इंजन जो उसने दरियाफ्त किया था वो था, उसको आइडियल इंजन कहा था। इसमें क्या था कि हमारे पास 100% या 99.9 सम परसेंट की एफिशिएंसी हमारे पास मौजूद होती। इस इंजन को जो है बाद में तो खैर डिक्लेयर कर दिया था। अब जो है ये बना कैसे था, इसके कौन कौन से इसमें कौन कौन से पार्ट थे। फर्स्ट जो है हमारे पास एक सिलेंडर था, 5 पार्ट पे ये मुश्तमिल था। दूसरा हमारे पास जो है इसका एक हॉट बॉडी थी, हॉट रिजर्वायर आप कहते हैं, हॉट बॉडी कहते हैं। एक कोल्ड बॉडी थी। फोर्थ हमारे पास आइडियल गैस। और फिफ्थ जो है हमारे पास एक इंसुलेटर। ये 5 चीज़ों से मिलकर इसको बनाया गया था। अब इसमें जो है हमारे पास कोई साइकिलिक एक साइकिल सा चल रहा था। उसमें जो हमारे पास प्रोसेस थे वो प्रोसेस 4 थे। फर्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर हमारे पास सेकंड जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर हमारे पास थर्ड जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और फोर्थ जो है हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। यानी इसमें 4 प्रोसेस किए गए थे। 4 प्रोसेस जो थे वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये याद रखिएगा कि ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है। एक सिलेंडर है, एक उसके साथ हॉट रिजर्वायर लगा हुआ है, एक कोल्ड रिजर्वायर लगा हुआ है, उसमें सिलेंडर के अंदर एक आइडियल गैस है, और जो इस सिस्टम को रखा गया है यानी जो इसके अंदर हीट प्रोवाइड कर रहा है वो एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर पहले भी आपको बता दिए कि क्या होता है। अब जो है हम बारी बारी करके इसके प्रोसेस को डेप्थ में पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लें। ये 4 पॉइंट है। या तो एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता है कि कार्नोट इंजन किसने डिस्कवर किया, तो आप शादी कार्नोट कब किया? 1840 में। ये हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इस ये हमारे पास क्या होता है, आइडियल इंजन होता है। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 100% या 99.9% होती है। तो ये सारा जो है आप लिख लें, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद हम इसके जो है ये प्रोसेस है इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आप नोट कर लें। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो इसके आगे 4 प्रोसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमने पीछे पढ़ा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो सिस्टम होता है वो इंसुलेटर पे होता है, यानी उसके अंदर ना हीट इंटर होती है ना चेंज होती है। अब अगर हमारे पास ये एक पिस्टन लगा हुआ है मूवेबल, तो अब हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी है। अब क्या है कि हमें चाहिए कि एनर्जी इंक्रीज करनी है, तो क्या होगा, हमारे पास इंसुलेटर इसको हीट देगा, तो पिस्टन मूव करके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी, वर्क डन भी हो रहा है, पर हीट क्या है, नहीं है। अब इंक्रीज किस वजह से हुआ है कि हमने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है, प्रेशर कम कर दिया है हमने, तो ये इंक्रीज हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल में क्या होता है कि हमने पीछे भी पढ़ा है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आप इसको ले लें, ये हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर था, सॉरी यहाँ पे प्रेशर P1 P2 था, वॉल्यूम V2 था, और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास T1 ही था, यानी इनिशियली था। यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रेशर जो है P3 हो गया, P2 से P3 हो गया ना, और ये हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हमारे पास V2 हो गया, और T1 टेम्परेचर सेम ही है। अब हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि एक सिस्टम है, उसको हमने हीट प्रोवाइड की गई है, आइसोथर्मल हीट सेम है, यानी उसको हम दे रहे हैं इंटरनल एनर्जी, तो वो इंक्रीज कर रहा है, और हीट सेम होने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी ये इसमें प्रेशर जो था P1 था, ये P से हमारे पास P1 हो गया है। वॉल्यूम जो था V था, V से हमारे पास V1 हो गया है, और टेम्परेचर जो है T1 से T से हमारे पास T1 हो गया।
यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, जबकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है हमारे पास चेंज हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। इसी तरह अब हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। इस प्रोसेस में क्या है कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसको हमने हीट टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ, यानी इसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रखा, या इसको हम कोल्ड बॉडी पे रख देते हैं, नीचे हमने कोल्ड रिजर्वायर रखा हुआ। अब हमने क्या करना है कि इसको कंप्रेस करना है, कंप्रेशन है ना, तो कंप्रेस करना है, यानी हमने मूवेबल पिस्टन है उसको कंप्रेस किया और हम ले आए उसको यहाँ तक, मूव करते हुए हम यहाँ तक ले आए, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और हीट निकल के कहाँ आ गई, कोल्ड बॉडी में। ये कोल्ड बॉडी रखी हुई, तो हीट कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास जो ये था, हमने पीछे रखा हुआ था, क्या था हमारे पास, P2, प्रेशर P2 से P3 पे आ गया, ठीक है, और वॉल्यूम जो था वो V2 से V3 पे, और टेम्परेचर जो है हमारे पास T1 से T2 पे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है कि एडियाबैटिक में हमारे पास क्या होता है कि हमने सिस्टम इंसुलेटर पे रखा हुआ है, कंप्रेशन कर रहे हैं, जब हम कंप्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। पहले सिस्टम यहाँ था, प्रेशर इसका हमारे पास था, इसको हम रख लेते हैं P2, वॉल्यूम V2, और इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है, नीचे इंसुलेटर लगा हुआ हमारे पास। जब हमने प्रेशर को या उस कंप्रेसर को जो है ना, मूवेबल पिस्टन को हमने कंप्रेस कर दिया, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि P2 जो था, P4 जो था, इसको P4 कर देते हैं और इसको V4 कर देते हैं, और टेम्परेचर जो है T2 आ गए यहाँ पे। अब हमारे पास P4 कितने की इक्वल आ गया, P1 के, V1 के, और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास T2 ही आएगा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास प्रेशर है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया तो प्रेशर हमारे पास था P1, V1, PV, और हमारे पास था T। अब हमने जब इसको जो है हमने आइसोथर्मल में किया, तो हमारे पास क्या हुआ कि प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, तो ये आगे हमारे पास P2 पे आ गए, वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर T1 हो गया। फिर हमने मजीद इसको जो है वो किया, आइडियाबैटिक प्रोसेस से गुजारा, तो ये हमारे पास P3, V3 और T2 T1 पे आ गया। अब जब हमने इसको दोबारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन में गए, तो ये हमारे पास P4, V4 और T, ये आ गया हमारे पास। अब जब हमने लास्ट में इसको दोबारा से जो है हमारे पास ग्राफ उसी के P1 V1 T1 के इक्वल आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है ये सारा जो था, ये हमारे पास कार्नट इंजन था। कार्नट इंजन की एफिशिएंसी क्या है वो हमने सारा पढ़ा, उसमें क्या कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं वो पढ़ा हमने। अब हम इसका जो है फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, आप इसको नोट कर लें यहाँ तक। तो स्टूडेंट अब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब आपको पता है कि कार्नट इंजन हमारे पास क्या था, एक हॉट रिजर्वायर था, फिर हमारे पास एक कोल्ड रिजर्वायर था, इनको कनेक्ट किया हुआ था, दरमियान में हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट वर्क डन मिल रहा था। अब हमने क्या किया कि एनर्जी दी है, हमने इसको Q1 लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास Q2 आ गया, ठीक है। अब वर्क डन क्या आया, अब हमारे पास जो है इसकी एफिशिएंसी हम फाइंड करते हैं। तो एफिशिएंसी फाइंड कैसे करते हैं कि एफिशिएंसी को हम इससे नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये किसकी इक्वल है, आउटपुट इन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये हमारे पास फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 100%। हमने 100% इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। अब हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, आउटपुट हमारे पास वर्क डन आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आउटपुट की जगह हम Q1 लिख दें, डिवाइडेड बाय इन आउटपुट हमारे पास क्या है, वर्क डन आया है। इनपुट हमने क्या दिया इसको, इनपुट हमने दिया इसको Q1 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी, कार्नट इंजन की एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी हो तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, अब हमें जो है अगर फाइंड करना हो कि भाई हमने Q1 या Q2 फाइंड करना है, ये हमारे पास Q2 इनपुट आया, तो अब हमें पता है कि एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास इक्वल होती है, ये हमारे पास चेंज इन वर्क डन है, ये चेंज इन वर्क डन किसकी इक्वल है,
Q1 माइनस Q2। Q1 को अगर हम Q1 से माइनस करें तो ये हमारे पास वर्क डन, चेंज इन वर्क डन आ जाएगा। अब चेंज इन वर्क डन की जगह इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, Q1 माइनस Q2 अपॉन में हमारे पास Q1 है मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों के एलसीएम लिया हुआ है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100% एफिशिएंसी के इक्वल। अब हमारे पास ये Q1 कट रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हम यहाँ से आसानी से Q1 Q2 फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हमें पता है कि भाई Q1 डिवाइडेड बाई Q2 हमारे पास इक्वल होता है, नहीं सॉरी, Q2 अपॉन Q1 हमारे पास इक्वल है T2 अपॉन T1। अगर हमने टेम्परेचर फाइंड करना है कि कितना बॉडी को टेम्परेचर दिया है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जब ट्रांसफ़र हुआ टेम्परेचर तो कितना है, तो ये इसकी इक्वल है। तो हम इसी की जगह टेम्परेचर पुट करके आसानी से टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हमारे पास टेम्परेचर की भी एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं हम, और हीट की भी आराम से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होंगे, आप इनको लिख लीजिएगा। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाए, इसको नोट कर लें।